आज हम लोग कॉन्वोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या ये कॉन्वोल्यूशन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या? तो मेरा यह कहना है कि ये कॉन्वोल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और ये जो आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है, लगभग हर ईयर में जो है या तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव भी करेंगे और कॉन्वोल्यूशन को समझेंगे भी, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको वीडियो में बने रहना है और आपको ध्यान से समझना है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को किस प्रकार हम लोग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हम लोग कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कॉन्वोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैंने जितने थ्योरम इसके पहले मैंने आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बताए हैं, पहले उसको आप रिकैप करना। चलो मैं कुछ क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, आप उस क्लिप को देखो और रिकैप करो उसको, ठीक? पहले हम लोग स्केल प्रॉपर्टी पढ़े थे और सब में हमको ये ध्यान रखना है कि हमको दिया हुआ है कि एफ पी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होता है एफ टी के, ठीक? अगर ये कंडीशन हमको दिया हुआ है, उस कंडीशन में अगर इस P में, क्योंकि हम स्केल को चेंज करें, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, तो P में हम लोग A से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केल चेंज कर लेंगे, उस कंडीशन में इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा वो देखो। जैसे A से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा उसमें A से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एफ टी में जो है आपका T में A से डिवाइड हो जाएगा और साथ ही साथ 1/A से मल्टीप्लाई, यही आपका रिजल्ट होगा। ये था थ्योरम आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हम लोग सीखे थे शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम में क्या था कि ये जो P है अगर उसके बदले में P माइनस ए रहेगा सवाल में, मतलब एफ P माइनस ए, उस कंडीशन में इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरा बराबर होगा। कैसे करना? इस ए वाले टर्म को भूल लेना, जो टर्म बचा उसको हूबहू उतार लेना है। चलो उतार लेते हैं, उतार लिए हूबहू। फिर उसमें जो हमको एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, e पर पावर क्या दें, क्योंकि यहाँ पर a मेरा माइनस में है, पावर मेरा जस्ट इसका अपोजिट प्लस में रहेगा, e पर पावर 18। ये था आपका शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट जो था आपका डेरिवेटिव में क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर हमको ये कंडीशन दिया हुआ और इस एफ पी का nth टाइम कोई डेरिवेटिव दे दिया जाए, मतलब d/dt, अगर इसका भी nth टाइम डेरिवेटिव, इसका भी nth टाइम डेरिवेटिव, तो उस कंडीशन में इस एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये भी हम लोग थ्योरम में सीखे हुए हैं। क्या था थ्योरम में कि ये जो डेरिवेटिव है इसको कुछ देर के लिए हम लोग को भूल जाना है, जो बचेगा इसके अलावा इसको हूबहू उतार लेना है। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी, इसमें मल्टीप्लाई करना है टी से और -1 से, लेकिन चूंकि पावर n है तो टी पर पावर n और -1 पे पावर n। बहुत ही आसान फंडा है। इसके बाद जो हम लोग पढ़े थे वो था मल्टीप्लाई। अगर p से मल्टीप्लाई हो तब क्या करेंगे, उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। देखें, अगर इस एफ पी में p से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उस कंडीशन में इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस p को भूलना है, जो बचेगा एफ पी, उसका उतना टाइम डेरिवेटिव करना है जितना टाइम हम लोग p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम लोग p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम डेरिवेटिव, अगर p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम डेरिवेटिव, अगर pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम डेरिवेटिव। इस तरह जो है हम लोग सीखे थे। क्योंकि p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका 1 टाइम डेरिवेटिव कर लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसी को हम लोग एफ टी करते हैं, तो एफ टी का डेरिवेटिव करना है d/dt। बहुत ही आसान फंडा था, ये था मल्टीपल ऑफ p। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे वो था डिवीजन ऑफ पी, जो कि अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। मतलब एफ पी में यदि पी से डिवाइड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में इस एफ पी को भूल जाओ, जो ये टर्म है एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका जो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी को एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसी को हम लोग एफ टी कहते हैं। मैंने ऊपर में कहा है आपको, तो एफ टी का हमको इंटीग्रेट करना है 0 से टी डी टी। बहुत ही आसान फंडा है। अगर यहाँ पी स्क्वायर रहेगा तो 2 टाइम डेरिवेटिव, लेकिन लिमिट मेरा 0 से टी दोनों में रहेगा। समझ में आ गया? आप लोगों ने इससे पहले बताया हुआ सारा थ्योरम को पढ़ लिया होगा। चलो हम लोग अपने कन्वोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, कन्वोल्यूशन समझाने से पहले मैं छोटा सा फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि भाई आप बताओ, अगर हमको 1/p का लाप्लास इन्वर्स निकालना होगा तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है? ऑफकोर्स 1 होता है। अगर हमको 1/p माइनस ए का लाप्लास इन्वर्स निकालना हो तो इसका लाप्लास इन्वर्स ए पर पावर 80 होता है। बहुत अच्छे। अगर कन्वोल्यूशन में क्या रहेगा, इस दोनों का प्रोडक्ट का हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। कैसे वो देखो आप, जैसे लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p इंटू 1/p माइनस ए, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स क्या निकलेगा, और वो भी आसान तरीका है। अगर आप कन्वोल्यूशन पढ़ लोगे ना तो जल्दी आप इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल पाओगे, ठीक है? अब बताओ इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, ठीक? तो इसको हम लोग थ्योरम के तहत समझते हैं। कैसे कि कन्वोल्यूशन में क्या रहेगा कि आपको एफ पी का लाप्लास इन्वर्स एफ टी के बराबर दिया हुआ है, और इसको हम लोग एफ पी मान चुके हैं, तो इसको हम लोग कुछ अलग टर्म जी पी मान लेते हैं।
और जीपी का लाप्लास इन्वर्स हमको अगर जीटी दिया रहेगा, उस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों का एफपी और जीपी दोनों के मल्टीप्लाई का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, ये जो एफटी है इसमें टी का वैल्यू हमको यू पुट करना है एफ यू, और ये जो जीटी है इसमें हमको टी का वैल्यू टी माइनस यू पुट करना है इंटू डी यू, और इसका हमको इंटीग्रेशन कर देना है 0 से t तक। इस कन्वोल्यूशन थ्योरम से पढ़ने वाले, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे भैया तो एफ यू और जी टी माइनस यू के लिए हमको तो पहले एफ टी और जी टी निकालना होगा, तब ना उस t के बदले हम लोग u पुट करेंगे और इस t के बदले हम लोग t माइनस यू पुट करेंगे। ऑफकोर्स आपको निकालना ही पड़ेगा। अब एफ टी जी टी निकालने के लिए इस एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो और इस जीपी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब प्रूफ करने से पहले आप कन्वोल्यूशन को और अच्छे से समझो। वो क्या, वो ये कि कन्वोल्यूशन में मेरा दो फंक्शन चल रहा था, एक एफ पी का एक जी पी का, दो फंक्शन का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं ना। तो एफ पी यदि एफ है, जी पी यदि जी है, दोनों का स्टार फंक्शन चल, दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। स्टार को प्रोडक्ट मान के चलो, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट समझने के लिए हम प्रोडक्ट मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो एफ स्टार जी ये बराबर किसके था, एफ स्टार जी, ये कन्वोल्यूशन का रूल है, ये बराबर होगा आपका एफ का फंक्शन यू के साथ एफ यू, फिर जी है तो जी का फंक्शन टी माइनस यू के साथ तो जी टी माइनस यू, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से टी डी। ये जो आपका टर्म है यही आपका कन्वोल्यूशन का फंक्शन है, इसको आपको समझना होगा। यही आपका बराबर होता है इसके एफ पी और जी पी, मतलब एफ का फंक्शन और जी के फंक्शन के मल्टीप्लाई का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये जो फंक्शन है एफ स्टार जी, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा होगा। कोई नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मूले को लिख देता हूँ यहाँ पर, आपने क्या क्या पढ़ा है मैं समझा दूंगा और सीधे हम लोग जो अपने कन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ आएंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये जो एफ स्टार जी है, इसको पलट भी देंगे ना वो इसके इक्वल होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एफ स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एफ, ठीक। अगर मैं कोई प्रूव नहीं करने वाला हूँ ये सब चीज़ को, ठीक। बस आप समझने के लिए ध्यान में रखना कि अगर हम कभी सवाल बनाते समय इस एफ पी और जी पी को पलट भी दें, मतलब जी पी एफ पी, तो वो इक्वल रहेगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, कोई तीन फंक्शन है एफ स्टार जी स्टार एच। अब तीन फंक्शन में किसी दो फंक्शन को आप ब्रैकेट में लो, अगर हम लोग इस दो फंक्शन को ब्रैकेट में ले रहे हैं तो ये इक्वल होगा अदर दो फंक्शन को, जब हम ब्रैकेट में लेके सॉल्व करेंगे तो उसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, वितरण नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एफ स्टार जी प्लस एच, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आई मीन एक फंक्शन बनेगा एफ स्टार जी प्लस एफ स्टार एच। अगर ऐसा रूल कभी हम लोग इस सवाल को बनाते समय लगाएं तो आप ये मत करना भाई ये कैसे हो गया। चलो इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधे अपने कन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ हम लोग आते हैं। ये जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है आपका 2019 से पूछा गया, 2017 में पूछा गया और भी कुछ पूछा गया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस थ्योरम को कंप्लीट करना है, ठीक। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह रहेगा, स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक। अब थ्योरम क्या कहता है वो देखो। अगर हमको दिया हुआ है कि एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी के बराबर है और जी पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी टी के बराबर है, उस कंडीशन में ये इसके इक्वल होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देन मैंने अभी आपको तुरंत बताया ये इस दोनों के प्रोडक्ट का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल होता है। तो एफ पी इंटू जी पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है, आई मीन एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, टी के बदले में यू पुट करना है तो एफ यू, फिर यहाँ पर टी के बदले में टी माइनस यू पुट करना है जी पी के इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन में, तो जी टी माइनस यू देखो है ना एफ यू जी टी माइनस यू, और इसका इंटीग्रेशन कर देना है 0 से टी लिमिट में, ठीक है भाई। इसी को हम लोग जो है एफ स्टार जी फंक्शन भी कर देते हैं। याद रखने के लिए बस आप ध्यान में रखो। अगर कोई कोई बुक में आपको ऐसा मिल जाए कि ये इक्वल है किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी जी यू इंटू एफ टी माइनस यू, अगर कोई कोई बुक में ऐसा आपको दिख जाए तो यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बस यहीं तक में पढ़ेंगे, ठीक, ओके। हम लोग इसके पहले कन्वोल्यूशन एंड इसके थ्योरम को समझ लिए थे। अब उस थ्योरम को हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। थ्योरम में हम लोग क्या समझे थे कि अगर हमको एफ पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी दिया हुआ है और जी पी का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको जी टी दिया हुआ है, उस कंडीशन में जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे उस कंडीशन में इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो एफ टी है इसमें टी के बदले में यू पुट करना है आपको, तो एफ यू एंड अगेन यहाँ टी के बदले में टी माइनस यू, देन जी टी माइनस यू, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है 0 से टी एंड डी यू,
दैट्स क्लियर। यही मेरा क्या था फॉर्मूला, इसी को हमको प्रूफ करना, फॉर्मूला क्या, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब एफ और जी का मल्टीप्लाई का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रूफ करना, ये टर्म होता है। तो इसको जो हम लोग या तो इधर से प्रूफ करो LHS टू RHS, या तो RHS टू LHS प्रूफ करो, लेकिन इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का झमेला है, ठीक है ना। और इधर जो है कोई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो हम लोग RHS टू LHS प्रूफ करते हैं। तो हम लोग पहले इस टर्म को लेकर के ये टर्म प्रूफ करेंगे। ठीक, प्रूफ करने से पहले एक चीज जान लो आप, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ, FP का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT के बराबर है। इसका मतलब जब हम FP को अकेला करेंगे ना, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, FP इक्वल टू ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इधर आएगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो FP इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT है ना। इसका मतलब जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे ना, तो हमको FP और GP लाने के लिए हमको FT के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमको चेंज करना होगा, तब उसको हम लोग FP लिखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, उस वक्त भी मैं बताऊंगा आपको। चलो अपने सवाल की तरफ आते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ना इससे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग का प्रूफ में हम लोग RHS से LHS प्रूफ करेंगे। तो RHS को लिख लो भाई पहले, इस टर्म को कुछ ना कुछ आप मान लो, ठीक। जैसे यहाँ पर FP का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT निकला था, GP का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ GT निकला था, तो इस दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कुछ मान लो, हम लोग HT मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग HT मान लिए, ओके। क्योंकि FP और GP मिलाने के लिए हमको लाप्लास के फॉर्म में लाना होगा, तब वो मेरा क्या होगा, FP या GP के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब इसमें हमको लाप्लास लगाना है, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ HT इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये सारा टर्म। चलो हम लोग अपने बीती बातों को याद करते हैं, हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़े थे। थारा भाई इतना तेनू बीते बातों को याद करवाएगा कि तुमने सोची ना होगी भाई। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। यहाँ देखो, हम लोग पहले पढ़े हुए थे, जब हम FT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, उस कंडीशन में ये इक्वल होता था इंटीग्रेशन टर्म 0 से इन्फिनिटी एंड एक्सपोनेंशियल टर्म e⁻⁻pt एंड जो फैक्टर टर्म मतलब जिसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उसको हूबहू लिख देते थे, तो FT dt ये होता था। लेकिन ये FT की जगह पर ये सारा टर्म है, तो यहाँ जो FT है उसके बदले में ये सारा टर्म हमको लिखना है। देर किस चीज़ का कर रहे हो आप, लिख दो ना। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन टर्म 0 से इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल टर्म e⁻⁻pt, अगर आपका पैरामीटर s है तो e⁻⁻st, ये पैरामीटर आप देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग FT की जगह पर ये सारा टर्म पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर दो ये सारा टर्म, तो इंटीग्रेशन 0 से t fu dt माइनस u du एंड अगेन dt था यहाँ पे, तो dt। देखो यहाँ पर लिमिट जो है मेरा 0 से t है, लेकिन एक और टर्म t वाला टर्म जो बाहर पड़ा हुआ है, आई मीन वेरिएबल मेरा बाहर आ गया है, इसको अंदर कर, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है जो अपनी मर्जी से बाहर रहेगा, इसको आपको अंदर रखना है, ठीक। तो 0 से इन्फिनिटी, मेरा कलम रुक क्यों रहा है यार, एंड 0 से t e⁻⁻pt, ये सारा टर्म लिख दो आप। अच्छा कुछ आपको अजीब लग रहा है, आई मीन जैसे यहाँ पर t का फंक्शन था तो यहाँ dt आया था, यहाँ पर t का फंक्शन है यहाँ du आया है, और हमको इसको सॉल्व भी करना है। अजीब नहीं लग रहा है आपको, यहाँ u है तो यहाँ t आ गया, यहाँ t था तो यहाँ भी t था, तो इसका मतलब यहाँ dt आना चाहिए। यहाँ पर जो है ऑर्डर आपका चेंज होगा, dt du होगा, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ऑर्डर ऑफ चेंज प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हो 12th में, वो क्या था, एक नजर देख लो भाई, थारा भाई है ना 12th की चीज़ों को याद दिलाने के लिए आपको इस x वाले टर्म को हम लोग लिमिट मान लेते हैं। अब यहाँ पर 12th में याद कर पा रहे हो कि अगर मेरा स्ट्रिप है आपका वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का लिमिट कहाँ से है, 0 से t तक। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन t लाइन है, ठीक है ना। हम क्या जान रहे हैं, ये जो y एक्सिस है इस पर आपका u वाला टर्म डिनोट करता है। इसका मतलब ये जो t टर्म है किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपका u इक्वल टू t है, ठीक। अब जब हम इसका स्ट्रिप चेंज करेंगे, स्ट्रिप चेंज करने के बाद वर्टिकल से इसको हम हॉरिजॉन्टल कर दें, उस कंडीशन में इसका लोअर लिमिट क्या हो गया, या तो t बोलो या तो आप u बोलो, दोनों में से कोई एक चीज़ बोल सकते हो, तो इसको हम लोग u लेते हैं इसका लोअर लिमिट, ठीक। एंड अपर लिमिट क्या हो गया, अब ये जाते रहेगा ना, कहीं रुकने का बॉन्ड ही नहीं है ये खुला एरिया में, तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया। जब हम इसका लिमिट चेंज करेंगे, ऑर्डर ऑफ चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसका लिमिट जो है आपका u टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जानते हो ऑर्डर ऑफ चेंज प्रॉपर्टी में है कुछ नहीं, लेकिन लिमिट को ध्यान रखना है बस। तो इसका लिमिट क्या हो गया, पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद लिमिट लगाएंगे, तो fu gt माइनस u। अब इस दोनों को चेंज करेंगे, dt du चेंज तो हो गया, लेकिन लिमिट चेंज नहीं हुआ। लिमिट चेंज करो, यहाँ 0 से इन्फिनिटी था, 0 से इन्फिनिटी कर दिए, लेकिन ऑर्डर चेंज किया है, तो लिमिट चेंज क्या होगा, u टू इन्फिनिटी, यहाँ पर u टू इन्फिनिटी आ गया। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पर t था तो यहाँ पे भी t आ गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर t का फंक्शन था ना, लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ u का भी फंक्शन आ गया है और t माइनस u का भी फंक्शन आ गया। या तो सबको एक करना है आपको, ठीक है, या तो सबको t कर दो, या तो सबको x कर दो, या तो सबको y कर दो, कोई एक वेरिएबल रखना है आपको। तो क्या करोगे, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिसको आप लगाओगे ना सब एक वेरिएबल में आ जाएगा। वो क्या कि इस t माइनस u को आप कुछ अलग टर्म y मान लो,
ऐसा अब आप बोलोगे भैया ऐसा करने से क्या सॉल्व होगा? बिल्कुल सॉल्व होगा। कैसे? देखो, जब हम इसको y कर लेंगे, y इक्वल टू टी माइनस यू, ठीक है, ये टर्म लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग जो है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई इक्वल टू डी टी, यू तो मेरा कांस्टेंट है, इसका तो डिफ्रेंशिएट जीरो हो गया, तो डी वाई इक्वल टू डी टी। इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको मिला, अब मेन है क्या, लिमिट क्या होगा अगर हम y पुट करेंगे तो देख लो क्या होगा। अभी तो ये t का लिमिट था, इफ t इक्वल टू यू, देन जब t का मान u रहेगा तो y का मान जीरो, y इक्वल टू जीरो। एंड अगर t का मान आपका इन्फिनिटी रहेगा तो यहाँ इन्फिनिटी है, पहले u लिए t का मान, अब इन्फिनिटी लेंगे t का वैल्यू, तो t का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, तब उस कंडीशन में y का मान क्या आएगा, देखो t का मान इन्फिनिटी पुट करो, और इन्फिनिटी में कुछ घटेगा तो इन्फिनिटी ही होगा, तो y का वैल्यू भी आपका इन्फिनिटी हो गया। तो देख रहे हो, जब u टू इन्फिनिटी था, u टू इन्फिनिटी, तो ऑर्डर चेंज होकर के जीरो टू इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब y लेने के बाद ऑर्डर जीरो टू इन्फिनिटी हो रहा है, जो कि हमको चाहिए था जीरो टू इन्फिनिटी लाप्लास में लाने के लिए, और मेरा मेन मकसद था लाप्लास में लाना। लाप्लास में आएगा तभी ना ये एफ पी और जी पी बनेगा। समझ रहे हो भाई मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? तो जीरो से इन्फिनिटी, यू का वैल्यू जीरो आ गया, और जीरो से इन्फिनिटी लिमिट यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं। नेक्स्ट ई पर पावर माइनस पी, टी का वैल्यू क्या निकला था, यहाँ से टी अकेला कर लो, वाई प्लस यू, तो टी का मान पुट कर दो वाई प्लस यू। नेक्स्ट यू का वैल्यू एफ यू है, यहाँ से यू का वैल्यू निकाल लो, टी माइनस वाई। अब यहाँ क्या है एफ यू, तो एफ यू लिख दो। अब आप बोलोगे भैया एफ यू क्यों लिख रहे हैं? अच्छा सब्र करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म में मेरा यू भी आ रहा है, इसका मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, एक यू वाले टर्म में, एक वाई वाले टर्म में, इसलिए मैं यू को रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टी माइनस यू की जगह पर मेरा वाई आएगा, तो जी वाई, डी टी का मान डी वाई था, तो डी वाई और डी। अब देखो कैसे वक्त, जज्बात, रुख सब चेंज होता है, इसको अलग अलग करो, मतलब ई पर पावर माइनस पी इंटू वाई प्लस यू है ना भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ई पर पावर माइनस पी वाई माइनस पी यू हो गया। अब क्या करें, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ई पर पावर माइनस पी वाई इंटू ई पर पावर माइनस पी यू, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो पी वाई और पी यू के फॉर्म में आ गया, मतलब यहाँ टी था तो यहाँ पे टी लाए थे, अब यहाँ पर y है तो डी वाई है मेरा, यहाँ पर यहाँ u है तो डी यू है मेरा यहाँ पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये जो हम लोग यहाँ तोड़े हैं क्या था, ई पर पावर माइनस पी वाई इंटू ई पर पावर माइनस पी यू। अब हम क्या करेंगे, जो u वाला साथी है उसको u वाला के पास भेजेंगे, और जो y वाला साथी है उसको y वाले के साथ भेजेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है तो इधर उधर हम कर सकते हैं। पहले u वाले को देख लो, ये है u वाला, ये है u वाला और ये है u वाला, इसको एक तरफ लिखो, ई पर पावर माइनस पी यू इंटू एफ यू इंटू डी, ठीक। फिर इंटीग्रेशन, अगर लिमिट सेम नहीं रहता तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। जीरो से इन्फिनिटी, फिर हम y वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, ई पर पावर माइनस पी वाई जी वाई और डी वाई। अब देखो ये लाप्लास के फॉर्म में आ रहा है, क्या था, इंटीग्रेशन टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म और फैक्टर फॉर्म। इसको हम लोग लिखते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फैक्टर फॉर्म, एफ यू, ठीक था। इसको हम लोग लिखते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी वाई। मैंने आपको तुरंत बताया जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी है उसी को हम लोग एफ पी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर जो एफ यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यही मेरा कौन सा टर्म कहलाएगा, एफ पी, और ये मेरा कहलाएगा जी पी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ पी और इसको करते हैं जी पी। अब आप बोलोगे भैया एफ पी और जी पी, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, क्योंकि पैरामीटर पी है इसी कारण इसको हम लोग लिखते हैं एफ पी। अगर पैरामीटर यहाँ एस रहेगा तो एफ एस, ठीक। इस वाले फंक्शन में जो है देखो यहाँ पैरामीटर पी है, इसी कारण इसको हम लोग लिखे एफ पी। अगर इस लाइन को आप नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, सीधा यहाँ पैरामीटर पी था तो एफ पी लिख दिए, यहाँ पैरामीटर पी था चूंकि जी का फंक्शन था इसलिए यहाँ जी पी लिखी। दैट्स क्लियर। अब जो इधर छूट गया उसको लिख लो ना भाई, क्या था पहले यहाँ देखो, यहाँ से मैंने छोड़ दिया क्या, एच टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने माना हुआ था, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी। कभी कभी भूले हुए दोस्त को भी याद कर लिया करो, वो भी वक्त करने पर काम दे देता है, ठीक। अब लाप्लास को उधर भेज दो, तो एच टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एफ पी इंटू जी पी, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में आ चुका है जो हमको लाना था। एच टी हम माने थे किसको, इसी टर्म को जो हमको प्रूव करना था, हाँ जिसको हमको इसके बराबर प्रूव करना था वही टर्म को एच टी माने थे। इसका मतलब एच टी का मान हो गया जीरो से टी एफ यू जी टी माइनस यू, ये आपका बराबर हो चुका है एफ पी और जी पी के मल्टीप्लाई के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि हमको प्रूव करना था, इसको इसके बराबर प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यही हमारा जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम है, जो अक्सर आपके एग्जाम में रहता है।